Hello guys, welcome back to another audio book of class 12 biology chapter number 9 strategies for enhancement in food production। ये है इसकी ऑडियो बुक 2 जिसके अंदर अपन करने वाले हैं 9.2 प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। देखो, इसके पहले अपन ने डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, ठीक है, बी कीपिंग, ये सब पढ़ लिया है। तो अगर तुम्हें उसका डिटेल ऑडियो बुक चाहिए तो तुम्हें चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक है मेरे नाम की विक्रांत राव और दूसरी है एक कॉमन प्लेलिस्ट फॉर क्लास 12th ऑडियो बुक्स के नाम की, ठीक है। तो वहाँ जाकर तुम उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और रही बात मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर की, तो यार तुम लोग थोड़ी देर के लिए सब्र कर लो, क्योंकि मुझे पता है मैंने 7th के बाद सीधे 8th चैप्टर हेल्थ और डिजीज़ के बाद ये डालना शुरू कर दिया है। तो तुम लोग उसकी टेंशन मत लो। जैसे ही हमारा लास्ट चैप्टर दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजीज एप्लीकेशन, यानी कि नेक्स्ट 3 चैप्टर्स ख़त्म होंगे, माइक्रोब प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन, मैं तुरंत मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो चैप्टर है वो इंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि मेरा कुछ अलग सॉर्ट ऑफ मैटर अभी दिमाग में चल रहा है कि जितने भी लाइट वेटेड टॉपिक्स हैं उनको जल्दी ख़त्म कर लें, और बाद में जो सबसे लंबा चैप्टर है, मैंने लंबा कहा, डिफ़िकल्ट नहीं, ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है, तो वो मैं लास्ट में अपलोड करूँगा। तो ठीक है, तुम लोग ट्यून्ड रहना, बेल आइकन को दबा देना, ठीक है, तो तुमको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग को। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग की ऑडियो बुक लाइन टू लाइन स्टार्टेड। Traditional farming can only yield a limited biomass as food for human and animal. Better management practice and increase in acreage can increase yield, but only to a limited extent. अब देखो, ट्रेडिशनल फार्मिंग जो है लिमिटेड बायोमास के अकॉर्डिंग ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए खाना बना पा रही है, और अच्छी बेटरमेंट प्रैक्टिसेस के लिए, हाँ, और बेटर मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिसेस और जो एकर्स है जिस पर अपन ज़मीन पर अपन अनाज उगाते हैं उसका इंक्रीज़ होना ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिटेड एक्सटेंट तक, यानी कि जितना अपन ने अभी तक एक्सटेंड कर पाए हैं एग्रीकल्चर को, वो एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही कर पाए हैं। Plant breeding as a technology has helped increase yield to a very large extent. Who in India has not heard of Green Revolution, which was responsible for our country to not merely meet the national requirement in food production but also help us even to export it? Green Revolution was dependent on a large extent on plant breeding technique for development of high yielding and disease resistant variety in wheat, rice, maize, etc. ये जो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स है इसका में तुम डिटेल में पढ़ने वाले हो क्लास 12th के ही एक चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में, तो उस ऑडियो बुक को मिस मत करना। 9.2.1 What is plant breeding? Plant breeding is a purposeful manipulation of plant species in order to create desired plant type that are better suited for cultivation. Plant breeding की ऐसी purposeful manipulation है plant species की जिसमें हम desired plant types को अच्छी cultivation प्रोवाइड करके हमारे बेनिफिट के लिए ग्रो कराते हैं, जो कि हमें बेटर यील्ड और डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। कौन? प्लांट ब्रीडिंग। Conventional plant breeding has been practiced for thousands of years since the beginning of human civilization. Recorded evidence of plant breeding dated back to 9,000 to 11,000 years ago. और ऐसा नहीं कि प्लांट ब्रीडिंग जो है वो हम अभी अभी शुरू कर रहे हैं, नहीं, प्लांट ब्रीडिंग हम 9 से 11,000 साल पहले ही शुरू कर चुके थे। Many present day crops are the result of domestication in ancient time, और आज के डेट में जितनी भी नहीं, कुछ जो क्रॉप्स हैं वो डोमेस्टिकेशन है, यानी कि एंशियंट टाइम्स की। Today all our major food crop are derived from domesticated varieties. Classical plant breeding involved crossing or hybridization of pure line followed by artificial selection to produce plant with desirable trait of higher yield, nutrition and resistant to the disease. जो क्लासिकल प्लांट्स होते हैं, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग होती है, उसमें हम क्रॉसिंग या हाइब्रिडाइजेशन को यूज़ करके प्योर लैंड डेवलप करते हैं, जिसका कंसेप्ट मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जिसको अपन आर्टिफिशियल सिलेक्शन के ज़रिए डिज़ायरेबल ट्रेट वाले हायर प्लांट्स, मतलब हाई यील्ड, न्यूट्रिशनल और डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स को ग्रो कराते हैं। With the advancement in genetic, molecular biology and tissue culture, plant breeding is now increasingly being carried out by using molecular genetic tool. और अब बढ़ती बायोटेक्नोलॉजी के साथ हम जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और टिश्यू कल्चर का यूज़ करके प्लांट ब्रीडिंग को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल तक, यहाँ तक कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक टूल्स का भी यूज़ करके। इफ़ वी वर टू लिस्ट द ट्रेट ऑफ अ कैरेक्टर दैट आर ब्रीडेड
that breeders have tried to incorporate into the crop plant, the first we would list would be increase crop yield and improve quality. अब अगर कोई हमसे पूछे कि तुम एक क्रॉप में किस टाइप के एडवांसमेंट्स चाहते हो विथ रिस्पेक्ट टू बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके, तो पहली चीज़ जो क्रॉप यील्ड हो वो ज़्यादा हो, और दूसरा उसकी क्वालिटी अच्छी हो. क्वांटिटी से कुछ नहीं होता, क्वालिटी ही मैटर करती है. लेकिन यहाँ क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को हमें बराबर लेवल पे रखना है. इंक्रीज टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस, जैसे सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ड्रॉट यानी कि सूखा, रेजिस्टेंट टू पैथोजन जैसे वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया. इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ. एक वायरस है टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि टोबैको का जो प्लांट होता है, ठीक है, उसके रूट्स में नोड्स का फॉर्मेशन करता है और प्लांट को डिस्ट्रॉय करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. हमने इस टाइप के डिजीज़ के रेजिस्टेंस का भी सोल्यूशन निकाल लिया है बाय द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नोन एज RNAi. RNAi यानी कि RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी. ये क्या है? ये तुम बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन वाले ऑडियो बुक में जाके सुन सकते हो. आगे बढ़ते हैं. Increased tolerance to environmental stress, resistant to pathogen, and increased tolerance to insect pests would be in our list too. अब बोलोगे इंसेक्ट पेस्ट मतलब, देखो अभी तुमने रिसेंट में सुना होगा 2-3 साल पहले का केस था. बहुत सारे टिड्डे जो हैं वो खेतों में आ गए थे, मतलब बहुत बड़े ग्रुप में, और वीट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ना, इस टाइप का कुछ. तो जब ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है जिसमें कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट एक पर्टिकुलर क्रॉप को मतलब डिजीज़ कॉज करने के पीछे लगा हुआ है या ख़राब करने के पीछे लगा हुआ है, तो तुम उसका कोई ना कोई परमानेंट सोल्यूशन तो निकालोगे. अब तुम एक्सेस ऑफ अमाउंट में पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड तो यूज़ करोगे नहीं ना, नहीं तो तुम्हें ही पता है क्रॉप ख़राब हो जाएगी. तो बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर है उसमें अपन ने एक टॉपिक पढ़ा है, मतलब पढ़ेंगे. कौन सा? BT कॉटन, ठीक है, बैसिलस thuringiensis कॉटन. BT कॉटन जो है ये एक ऐसा कॉटन अपन ने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया है, जो कि कॉटन बॉलवर्म या कॉटन बोरर, ये इंसेक्ट के नाम है, कॉटन बॉलवर्म और कॉटन बोरर. ये दो टाइप के इंसेक्ट्स हैं जो कॉटन होती है ना, जब कॉटन बड स्टेज में होती है तो उसमें होल कर देते हैं, या जब वो कॉटन खिल जाती है तो उसको इंटरनली डैमेज कर देते. तो उस डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने उसको मॉडिफाई किया है, ठीक है, ज़रूर पढ़ना. आगे बढ़ते हैं. Plant breeding program are carried out in a systematic way worldwide in government, institution, and commercial company. The main step in breeding a new genetic variety of crop are: first, collection of a variability; second, evaluation and selection of parent; third, cross hybridization among the selected plant parents; fourth, selection and testing of superior recombinant; fifth, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवेटर. ये उसी की जैसा है जैसा अपन ने पिछले स्टेप में एनिमल ब्रीडिंग के लिए किया था. पहले मेल डोमिनेंस, मतलब जो एलाइट बुल हो उसको चुनो, फिर जो एलाइट फीमेल हो यानी कि जो बेस्ट ब्रीड की फीमेल हो उसे चुनो, ठीक है, और फिर उनको आपस में क्रॉस करा दो, ठीक है. ये अपन पिछले वाले जो एनिमल ब्रीडिंग है उसमें पढ़ चुके थे, और उसमें अपन ने मल्टीपल एवोल्यूशन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को भी डिटेल में पढ़ा था. अब सबसे पहले आता है स्टेप कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी. जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम. जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो जड़ है किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम की. इन मैनी क्रॉप प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज अवेलेबल फ्रॉम वाइल्ड रिलेटिव ऑफ क्रॉप्स. और कई क्रॉप्स में प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी पाई जाती है, ठीक है, जो कि रिलेटिवली वाइल्ड यानी जंगली क्रॉप्स होती हैं. तो जैसे कि जंगली पौधे उग जाते हैं ना, कांटे आटे वाले, कहीं भी उग जाएंगे, उस टाइप की. कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज, स्पीशी एंड रिलेटिव of the cultivated species followed by the evaluation for their characteristics is a prerequisite for effective exploitation of natural gene available in the population. अब देखो, ऐसा नहीं है अगर तुम जेनेटिक लेवल पे कर रहे हो तो सब कुछ लैब में ही करोगे, नहीं. अगर तुम्हें नेचुरली कहीं से वो चीज़ मिल रही है जिस जीन का तुम्हें तलाश है, तुम वो नेचुरली एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा सही रखोगे. अब देखो, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूँ. मान लो तुम्हें अपनी कोई ऐसा जीन है जिसको एक्टिवेट करना, मान लो टॉलनेस का, ठीक है. तो जस्ट हाइपोथेटिकल केस, पता नहीं ये होगा या नहीं,
बट मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। हो सकता है तुम्हें अपनी हाइट इंक्रीज करनी हो। अब तुम क्या करोगे? पहली चीज़, कोई ऐसा जीन वाला बंदा ढूंढोगे जिसकी हाइट अच्छी हो, यानी उसके पास ऐसा जीन हो जो कि हाइट को एक बहुत ही अलग लेवल पे क्या करता हो, प्रमोट करता हो, उसकी हाइट हेल्थ अच्छी खासी हो। अब वो तुम जानवर से भी ले सकते हो और ह्यूमन से भी ले सकते हो। फ़र्क क्या आएगा कि जानवर से लोगे तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, ह्यूमन से लोगे तो साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस कम होते हैं और जो प्रोसेस है उसमें कम टाइम लगता है। अब मान लो तुमने जिराफ से लिया, उन्होंने कहा यार छोड़ो, कौन है ऐसा इंसान ढूंढता फिरे, इससे अच्छा सीधे जिराफ को ही उठा लिया तुमने। जिराफ से तुमने टॉलनेस वाले जीन को एक्सट्रैक्ट किया, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रोसेस किया, वेक्टर का हेल्प लेके तुमने उसको अपने अंदर इंजेक्ट करवा लिया और तुम्हें उसके जैसा ही हाइट इंक्रीजिंग जीन मिल गया। अब वो तुम्हारी जनरेशन टू जनरेशन जाता रहेगा क्योंकि तुमने जेनेटिक लेवल पे उसको चेंज किया है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले जो जीन है डिजायर्ड उसको कलेक्ट कर लेना, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। सेकंड, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। जैसा अपन ने एनिमल के केस में क्या था, टॉप मेल और टॉप फीमेल का सिलेक्शन, उसी तरह द जर्म प्लाज्म इज इवैल्यूएटेड सो एज टू आइडेंटिफाई plant with desirable combination of character. Selected plants are multiplied and used in the process of hybridization. Pure line are created wherever desirable and possible. ठीक है, जर्म प्लाज्म के आधार पे हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके डिजायरेबल कॉम्बिनेशन और कैरेक्टर्स को देखते हैं। सिलेक्टेड प्लांट्स को आपस में मतलब सिलेक्टेड प्लांट्स के पहले मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, यानी उनके जैसे और प्लांट्स को इकट्ठा करते हैं या उनके जैसे और प्लांट्स के प्रोजेनी को डेवलप करते हैं और उन्हें हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में यूज़ करते हैं। थर्ड, क्रॉस hybridization among the selected parents. Desired character have very often to be combined from two different plants. For example, high protein quality of one parent may need to be combined with the disease resistant from another parent. हो सकता है एक पेरेंट प्लांट की खासियत ये हो कि उसके पास क्वालिटी ऑफ फूड बहुत अच्छा हो लेकिन डिजीज रेजिस्टेंस ना हो, और दूसरे पेरेंट प्लांट की क्वालिटी ये हो कि उसके पास फूड की क्वालिटी तो अच्छी नहीं है लेकिन डिजीज रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है। तब तुम्हें एक अच्छा जीन मिल गया, एक बुरा जीन मिल गया दोनों प्लांट्स में, दोनों पेरेंट प्लांट। अब तुम क्या करोगे, पहले पेरेंट प्लांट में जो कि फूड की क्वालिटी को इंक्रीज करता है उस जीन को एक्सट्रैक्ट करोगे और दूसरे पेरेंट प्लांट से पेस्ट रेजिस्टेंट जीन को या इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन को एक्सट्रैक्ट करोगे। दोनों को कंबाइन करके एक कॉमन प्लांट को तुम टिश्यू कल्चर की हेल्प से डेवलप करोगे और उसके अंदर उस जीन के कॉम्बिनेशन को इंट्रोड्यूस कर दोगे और अब जो तुम्हें प्रोजेनी मिलेगी उन दो पेरेंट प्लांट के क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से वो ऐसी होगी जिसकी क्वालिटी ऑफ फूड भी अच्छा होगा और बेस्ट रेजिस्टेंस भी होगी। समझ रहे हो बात को? आगे बढ़ते हैं। This is possible by crossing hybridization the two parent to produce hybrid that genetically combine the desired character in one plant. This is a very time consuming and tedious process since the pollen grain from the desirable plant chosen as male parent have to be collected and placed on the stigma of the flower selected as female parent. Also, it is not necessary that the hybrid do combine the desirable character. Usually, only 1 in few hundred to 1,000 crosses show the desirable combination. और ऐसे नहीं है कि तुमने एक ही बार में क्रॉस कर दिया तुमको एक ऐसा प्लांट मिल जाएगा, तुमको कम से कम 1,000 क्रॉसेस का अटेम्प्ट करना पड़ेगा तब जाके तुम्हें ऐसा प्लांट मिलेगा। हाँ जी, 1,000 क्रॉसेस। फोर्थ स्टेप, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। This step consists of selecting among the progeny of the hybrid those plants that have desired character combination. अब जो तुमने 1,000 क्रॉस किए हैं उनमें से किस क्रॉस के प्रोजेनी का जो वेटेज है कैरेक्टरिस्टिक्स में वो सबसे ज़्यादा है, तो अब तुम उसको सेलेक्ट करके यूज़ करोगे। सिलेक्शन प्रोसेस इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ द ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायर केयरफुल साइंटिफिक इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेनी. This step yield plant that are superior to both the parent. Very often more than one superior progeny plant may become available. These are self-pollinated for several generations. जैसे कि मैंने बताया होमोजाइगस प्योर लाइन डेवलप करना चाहते हैं हम ताकि कोई नया ट्रेट ना आ जाए और जो हार्मफुल ट्रेट्स है वो इसमें इंडल्ज ना हो पाए. These are self-pollinated for several generations till they reach a state of uniformity, means homozygosity, so that the characters will not segregate in the progeny. ठीक है,
And the fifth step, testing, release, and commercialization of new cultivator. The newly selected line are evaluated for yield and other agronomic traits of quality, disease resistance, etc. This evaluation is done by growing these in the research field and recording their performance under ideal fertilizer application, irrigation, and other crop management practices. अब ये जो तुम्हारी प्रोजनी है, तुम्हें उसको एक नए खेत में ले जाओगे जहाँ इनको डिज़ायरेबल क्या मिले, सारा खाना पीना बने, मतलब वेदर अच्छा हो, पानी वगैरह मिल रहा हो, सॉइल वगैरह मिल रहा हो टेस्टिंग के लिए। और तुम इसे हर फील्ड में टेस्ट करोगे, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि तुमने बाहर से सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, पानी भी, सॉइल भी, अच्छा मैन्योर भी, सब कुछ आर्टिफिशियल, नेचुरल, जो भी दे सकते हो। लेकिन सक्सेस तो तब होगी ना जब प्लांट खुद ये सब अपने लिए मैनेज कर पाए। तो तुम इसको एक ही फील्ड में तो टेस्ट नहीं करोगे, हो सकता है तुम एक ऐसी फील्ड में टेस्ट करो जहाँ पे वेदर बहुत ही बेकार है, सूखा पड़ा रहता है, या बहुत ज़्यादा बारिश होती है, या कहीं बारिश भी ठीक है, एनवायरनमेंट ठीक है, लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी नहीं है। यानी कि अलग अलग जगहों पे तुम जाके इस न्यू हाइब्रिड प्लांट को क्या करोगे, टेस्ट करोगे। द इवेल्युएशन इन रिसर्च फील्ड इज फॉलोड by testing the material in farmer field for at least 3 growing seasons at several locations in the country, representing all the agroclimatic zones where the crop is usually grown. Material is evaluated in comparison to the best available local crop cultivator. Check or reference these cultivar, ठीक है। अब देखो, मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ इस बात का, शुगर केन का ले लेना। देखो, अज्यूम करो एक शुगर केन है जो साउथ इंडिया में ग्रो करता है, एक शुगर केन है जो नॉर्थ इंडिया में ग्रो करता है। अब साउथ इंडिया वाले शुगर केन की खासियत ये है कि उसकी जो विड्थ है, यानी कि जो शुगर केन उग रहा है उसकी जो विड्थ है, यानी कि अमाउंट ऑफ शुगर केन जो प्रोड्यूस कर रहा है वो ज़्यादा है, लेकिन उसकी क्वालिटी और उसमें से जो शुगर एक्सट्रैक्ट करते हैं वो बहुत कम निकलती है और ना उसमें टेस्ट अच्छा है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो शुगर केन ग्रो कर रहा है उसका क्वांटिटी कम है, लेकिन शुगर की जो अमाउंट है, यानी कि जो टेस्ट है, जो क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी है। अब तुमने क्या एक चीज़ नोटिस की, साउथ इंडिया वाला जो शुगर केन है वो नॉर्थ इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो नहीं कर पा रहा, जबकि नॉर्थ इंडिया वाला भी साउथ इंडियन क्लाइमेटिक में ग्रो नहीं कर पा रहा। अब तुम क्या करोगे, दोनों को क्रॉस करोगे, एक ऐसी स्पीशीज़ तैयार करोगे जो दोनों ही कंडीशंस में सर्वाइव कर सके, और फिर उसे क्या करोगे, एक्सपेरिमेंटली चेक करोगे कि ये सही है या नहीं। इसके हम भी अपन पढ़ने वाले हैं। India is mainly an agricultural country. Agriculture accounts for approximately 33% of India's GDP and employ nearly 62% of the population. After India's independence, one of the main challenges facing the country was that of producing enough food for the increasing population. The only limited land is fit for the cultivation. India has to strive to increase yield per unit area from existing farmland. The development of several high-yielding varieties of wheat and rice in the India mid-1960s as a result of various plant breeding techniques lead to dramatic increase in the food production in our country. This phase is often referred to as Green Revolution. ठीक है, अब बात करेंगे wheat and rice की।